तो आज हम बात करने वाले हैं रोंडा बर्न्स की किताब द सीक्रेट के बारे में। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है ना, ये तो एक पूरा कल्चरल फिनोमेनॉन बन गई थी जी। 2006 में आई और दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। हाँ बिल्कुल, 3 करोड़ से ज्यादा प्रतियां, 50 से ज्यादा भाषाएं, ये आंकड़े मतलब हैरान करने वाले हैं जी। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है, इसका मकसद यही समझना है कि इस रहस्य के पीछे का असली तंत्र क्या है। मतलब क्या ये सच में ब्रह्मांड का कोई छुपा हुआ नियम है, या फिर ये एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक उपकरण है। हाँ, हम इसके तह तक जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा का जो केंद्र है वो है आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर सरल शब्दों में कहें तो समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। मतलब हमारे विचार और हमारी भावनाएं वो एक चुंबक की तरह हैं। अच्छा। और हम जीवन में उन्हीं अनुभवों को, उन्हीं लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं जिन पर हमारा ध्यान सबसे ज्यादा होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। और किताब की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। जी। स्रोत कहते हैं कि प्लेटो, न्यूटन, शेक्सपियर, दा विंची, ये सब महान लोग इस रहस्य को जानते थे। ये सुनने में बहुत भारी लगता है। ये बहुत बड़ा दावा है, हाँ। और यहीं पर एक सवाल उठता है, क्या इसका कोई ठोस सबूत है? मतलब क्या ये लोग सच में जानते बूझते हुए इस नियम का इस्तेमाल कर रहे थे? देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। स्रोत कोई सीधी सीधी डायरी या चिट्ठी नहीं दिखाते जहां न्यूटन ने लिखा हो कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग कर रहा हूं। अच्छा। ये दरअसल उनके काम और उनकी उपलब्धियों की एक व्याख्या है। उनका तर्क ये है कि इतनी बड़ी सफलता बिना इस नियम को समझे मिल ही नहीं सकती थी। तो ये एक मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ज्यादा है। हाँ, एक आधुनिक लेंस से की गई व्याख्या ज्यादा है बजाय किसी ऐतिहासिक प्रमाण के। ठीक है, तो इसे एक सिद्धांत की तरह देखते हैं। किताब का एक मुख्य आइडिया है, जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। ये विचारों को एक तरह की फ्रीक्वेंसी या तरंगों की तरह देखती है जो हम ब्रह्मांड में भेजते हैं। बिल्कुल। और जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि ब्रह्मांड नहीं या मत जैसे नकारात्मक शब्दों को नहीं समझता। हाँ, ये बात मुझे बहुत इसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अनजाने में उन चीजों को अपनी ओर खींच सकते हैं जिनसे हम बचना चाहते हैं। यही इस सिद्धांत का सबसे जरूरी और अक्सर गलत समझा जाने वाला हिस्सा है। जब कोई सोचता है मुझे कर्ज नहीं चाहिए, मुझे कर्ज नहीं चाहिए, तो उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी इमोशनल एनर्जी किस शब्द पर है? कर्ज पर। बिल्कुल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ उस ऊर्जा को पकड़ता है, कर्ज शब्द को, ना कि उसके आगे लगे नहीं को। तो नतीजा ये होता है कि वैसी ही परिस्थितियां और आकर्षित होती हैं। जी, जो उसे कर्ज में बनाए रखती हैं। तो ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि हम अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर भावनाओं की, फीलिंग्स की भूमिका आती है। भावनाएं हमारे विचारों की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती हैं। वो एक तरह से वाइब्रेशनल फ्यूल है। हाँ, क्या बात है, बिल्कुल सही शब्द है। अच्छी भावनाएं जैसे खुशी, प्यार, ये एक सिग्नल है कि हम सही फ्रीक्वेंसी पर हैं और अच्छी चीजें आकर्षित कर रहे हैं। जी। और बुरी भावनाएं, गुस्सा, डर, ये एक अलार्म की तरह हैं जो हमें बताते हैं कि हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर हैं और अनचाही चीजों को अपनी ओर खींच रहे हैं। अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो जिसे किताब फ्रीक्वेंसी कह रही है, क्या वो असल में हमारे दिमाग का फोकस या अटेंशन है? बिल्कुल। मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का। जी। जो हमारे दिमाग के लिए एक फिल्टर की तरह काम करता है। जब हम किसी चीज पर फोकस करते हैं तो हमारा दिमाग अचानक उसे हर जगह नोटिस करने लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बेहतरीन समानांतर व्याख्या है। जैसे आप एक लाल कार खरीदने का फैसला करते हैं। हाँ, फिर हर जगह लाल कारें ही दिखती हैं। बिल्कुल। वो कारें पहले भी वहीं थीं, लेकिन अब आपका दिमाग उनके लिए ट्यून हो गया है। द सीक्रेट इसी प्रक्रिया को एक ब्रह्मांडीय स्तर पर ले जाता है। वो कहता है कि आपका ध्यान सिर्फ उन चीजों को नोटिस ही नहीं करता, बल्कि उन्हें आपके असलियत में खींचकर लाता भी है। ठीक है, तो अगर हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को या अपने इस मानसिक फिल्टर को कंट्रोल करना है, तो स्रोत इसका तरीका क्या बताते हैं? अलादीन के चिराग वाला उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो उदाहरण इस प्रोसेस को बहुत आसान बना देता है। ब्रह्मांड को एक जिन की तरह बताया गया है जो हमारे हर विचार को एक आदेश मानकर कहता है, आपका हुक्म सर आंखों पर। और उस जिन से अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए एक 3 स्टेप वाली प्रक्रिया बताई गई है। जी, रचनात्मक प्रक्रिया। पहला कदम है मांगो, आस्क। यानी ब्रह्मांड को साफ साफ बताना कि आप क्या चाहते हैं, कोई अस्पष्टता नहीं।
अगर आप सिर्फ खुशी मांगेंगे तो क्या मिलेगा, ये कहना मुश्किल है। बिल्कुल, स्पष्टता ही शक्ति है। दूसरा कदम है विश्वास करो, बिलीव, और ये शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है। हाँ, क्योंकि इसका मतलब है ये मान लेना कि जो आपने मांगा है वो आपको मिल चुका है, भले ही वो अभी दिख ना रहा हो। जी, ये चाहने की अवस्था से निकलकर पाने की अवस्था में आने जैसा है। पर यहाँ एक साइकोलॉजिकल पेंच है। हमारा दिमाग तो सबूत पर काम करता है। किसी ऐसी चीज पर कैसे विश्वास करें जिसका कोई सबूत ही नहीं है? यहीं पर विश्वास की छलांग लगानी होती है। किताब कहती है कि आपको सबूत का इंतजार नहीं करना है, आपको विश्वास करके सबूत को पैदा करना है। अच्छा। और तीसरा कदम इसी से जुड़ा है, पाओ, रिसीव। मतलब उस चीज को पाने की खुशी को अभी से महसूस करना शुरू कर दो। तो अपनी इमोशनल स्टेट को अपनी उस चाही हुई हकीकत के साथ मिला देना, ताकि आप उसी फ्रीक्वेंसी पर आ जाएं। इसे करने के लिए किताब में कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी हैं। पहली है विजुअलाइजेशन। हाँ, और ये सिर्फ दिन में सपने देखना नहीं है, ये एक बहुत ही फोकस्ड प्रोसेस है। आपको अपने दिमाग में एक पूरी फिल्म बनानी है। अगर आपको अपनी मनचाही कार चाहिए तो सिर्फ कार के बारे में ना सोचें, कल्पना करें कि आप उसे चला रहे हैं, स्टीयरिंग व्हील को महसूस कर रहे हैं, लेदर की खुशबू, इंजन की आवाज। बिल्कुल। इस प्रक्रिया में आप जितनी ज्यादा इंद्रियों को शामिल करेंगे, ये उतनी ही शक्तिशाली होगी। ये तकनीक तो दुनिया के कई टॉप एथलीट और परफॉर्मर भी इस्तेमाल करते हैं। वो मैच जीतने की कल्पना पहले ही कर लेते हैं। बिल्कुल, ये एक जानी मानी परफॉर्मेंस तकनीक है। और दूसरी तकनीक है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। ये सुनने में बहुत सरल लगती है, पर किताब इसे गुणा करने वाली शक्ति कहती है। इसके पीछे का विचार क्या है? इसके पीछे का विचार बहुत गहरा है। जब आप उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। हाँ, तो आप ब्रह्मांड को एक बहुत शक्तिशाली सिग्नल भेजते हैं। आप कह रहे होते हैं, मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है, मेरे पास प्रचुरता है। अच्छा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस प्रचुरता की भावना को पकड़ता है और आपको धन्यवाद देने के और भी कारण देता है। तो ये कमी की मानसिकता से प्रचुरता की मानसिकता में एक सीधा बदलाव है। जी, ये एक मानसिक व्यायाम की तरह है। आप अपने दिमाग को अच्छी चीजों को खोजने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। और लेखिका रोंडा बर्न्स ने खुद अपनी कहानी बताई है कि कैसे उन्होंने एक कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया। हाँ, और हर दिन छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद कहना शुरू किया, जिससे उनकी जिंदगी बदल गई। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहाँ किताब सबसे बड़े दावे करती है, धन, रिश्ते और यहाँ तक कि स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव। जैक कैनफील्ड की कहानी काफी प्रभावशाली है। हाँ, जैक कैनफील्ड, जो चिकन सूप फॉर द सोल सीरीज के सहलेखक हैं, वो बताते हैं कि कैसे वो सालाना सिर्फ $8,000 कमा रहे थे और उन्होंने $1,00,000 कमाने का लक्ष्य रखा। उन्होंने $1,00,000 का एक नकली नोट बनाकर अपनी छत पर चिपका दिया था, ताकि वो हर सुबह उठते उसे देख सकें। लेकिन यहाँ मेरा सवाल ये है, क्या उन्होंने सिर्फ छत को देखते हुए कल्पना की, या उस कल्पना ने उन्हें कुछ करने के लिए प्रेरित भी किया? यही इस प्रक्रिया का निचोड़ है। किताब का जोर भले ही विचारों पर हो, लेकिन विचार हमेशा एक्शन को जन्म देते हैं। अच्छा। उस विश्वास ने उन्हें वो आत्मविश्वास और स्पष्टता दी जिससे वे उन अवसरों को देख पाए जो शायद पहले भी मौजूद थे पर वो देख नहीं पा रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि पैसा जादुई रूप से उनके बैंक खाते में आ गया? नहीं, उनके बदले हुए माइंडसेट ने उन्हें उन कार्यों के लिए प्रेरित किया जिनसे वो पैसा आया। ठीक है, तो विचार प्रेरणा देता है और प्रेरणा कार्य को। अब रिश्तों की बात करते हैं। वो एक महिला वाली कहानी बहुत यादगार है। हाँ, एक महिला जो एक आदर्श साथी चाहती थी, लेकिन अनजाने में उसके काम उसके विचारों के बिल्कुल उल्टे संकेत दे रहे थे। वो कहती थी कि वो एक रिश्ते के लिए तैयार है, लेकिन उसकी अलमारी में सिर्फ उसके कपड़ों के लिए जगह थी। उसके गैराज में सिर्फ एक कार पार्क होती थी और वो बिस्तर के ठीक बीच में सोती थी। मतलब किसी और के लिए कोई जगह ही नहीं थी। बिल्कुल, उसके जीवन में भौतिक रूप से किसी और के लिए कोई जगह नहीं थी। ये कहानी बहुत दिलचस्प है। तो जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसने अपनी आदतों में बदलाव किए। जी, उसने जानबूझकर बदलाव किए। अपनी अलमारी का आधा हिस्सा खाली कर दिया, गैराज में जगह बनाई, बिस्तर के एक तरफ सोना शुरू कर दिया। तो ये जो काम थे, ये उसके इरादे का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गए। बिल्कुल, उसने सिर्फ ब्रह्मांड को ही नहीं बल्कि अपने अवचेतन मन को भी सिग्नल दिया कि वो सच में तैयार है। और कुछ ही समय में वो अपने आदर्श साथी से मिली। तो यहाँ भी विचारों और कार्यों का तालमेल बहुत जरूरी है। अब हम उस दावे पर आते हैं जो शायद सबसे विवादास्पद है, स्वास्थ्य। स्रोत का कहना है कि विचार बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। कैथी गुडविन की कहानी। हाँ, और ये एक असाधारण कहानी है।
कैथी गुडमैन को ब्रेस्ट कैंसर का पता चला था और डॉक्टरों ने उन्हें कुछ ही महीने दिए थे। जी, उन्होंने पारंपरिक इलाज से इनकार कर दिया और ये मान लिया कि वो पहले से ही ठीक हो चुकी हैं। उन्होंने खुद को हर तरह की सकारात्मकता से घेर लिया। वो मजाकिया फिल्में देखती थीं ताकि वो हंस सकें। हाँ, और उनका मंत्र था मेरी हीलिंग के लिए धन्यवाद। वो लगातार ठीक होने के लिए आभार व्यक्त करती थीं। और 3 महीने में उनका कैंसर पूरी तरह से जा चुका था। किताब इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति के सीधे प्रमाण के रूप में दिखाती है, पर यहाँ एक सूक्ष्म अंतर को समझना जरूरी है। हम इसे विज्ञान के नजरिए से भी देख सकते हैं। एक विज्ञान का क्षेत्र है जिसे साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी कहते हैं। अच्छा, जो दिमाग और इम्यून सिस्टम के कनेक्शन का अध्ययन करता है। बिल्कुल। हम जानते हैं कि पुराना तनाव हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है। इसके विपरीत खुशी, हंसी, ये सब इसे मजबूत कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये कि हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में एक बहुत शक्तिशाली भूमिका निभाती है। एक यही बात है। कैथी ने शायद अपने शरीर के लिए ठीक होने का सबसे अच्छा संभव आंतरिक वातावरण बनाया। यह विश्वास और सकारात्मक भावनाओं की शक्ति को दिखाता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटे तो द सीक्रेट सिर्फ चीजों की कामना करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये अपने दिमाग को फोकस करने, अपनी भावनाओं को मैनेज करने और अपने मस्तिष्क को अवसरों को पहचानने और उन पर काम करने के लिए तैयार करने की एक प्रणाली है। बिल्कुल। स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 विचार आते हैं। ये विचार चाहे हमें पता हो या ना हो, लगातार हमारी हकीकत को बना रहे हैं। ये गुरुत्वाकर्षण की तरह है, ये हमेशा काम कर रहा है। किताब का मकसद सिर्फ इस प्रक्रिया को अचेतन से सचेतन बनाना है, ताकि हम ड्राइवर की सीट पर आ सकें। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। लेकिन एक बात है जो यहाँ सोचने वाली है। किताब मांगो विश्वास करो पाओ की प्रक्रिया पे बहुत जोर देती है। ये इसे एक सीधी रेखा की तरह दिखाती है, लेकिन असल जिंदगी सीधी नहीं होती। सही बात है। जीवन में शक, डर, नेगेटिविटी, ये सब तो आता ही है। तो शायद असली रहस्य सिर्फ एक पॉजिटिव विचार रखना नहीं है, बल्कि ये है कि जब जिंदगी आपको नीचे गिराती है तो आप उस विश्वास की स्थिति में बार बार कैसे लौटते हैं। असली काम शायद मांगने में नहीं, बल्कि उस विश्वास को बनाए रखने के निरंतर अभ्यास में है।